Hello students, today we will discuss about the 2.14 असेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। असेलुलर ऑर्गेनिजम्स नाम से ही समझ में आता है। असेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स यहाँ पर हम जो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जिसमें सेल नहीं प्रेजेंट है, विदाउट द सेल, और द वी कैन से द नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। अब जो विदाउट सेल या नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म से वायरस एंड वायरॉइड्स। तो हम लोग वायरस एंड वायरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे असेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वायरस एंड वायरॉइड्स। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वायरस, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स के बारे में। तो फर्स्ट वायरसेस, अभी आप लोगों को पता है जो अभी कोविड-19 के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस, है ना। तो ये जो वायरस है आप लोग इससे फैमिलियर हो चुके हो कि इट इज़ अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। व्हेन इट इज़ आउटसाइड द बॉडी इट बिहेव लाइक ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब वो होस्ट के बाहर होता है तो इट बिहेव लाइक ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको पार्टिकल्स बोला जाता है। एंड व्हेन इट इज़ एंटर इनसाइड द होस्ट बॉडी इट इज़ नोन एज अ ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट शो द रिप्रोडक्शन, है ना। तो वो जब होस्ट के अंदर जाएगा तब एक लिविंग बीइंग के जैसे वो या लिविंग के जैसे वो बिहेव करेगा, बिकॉज दे शो द मल्टीप्लिकेशन और द रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ आवर ओन मैकेनिज्म। हमारे सेल का जो मैकेनिज्म है, न्यूक्लियर मटेरियल है, उससे वो रिप्रोडक्शन शो कर, है ना। तो अभी हम उसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखो कि पहले हमको कुछ हिस्ट्री जानेंगे हम कि वायरस के बारे में किसने बताया, कौन से साइंटिस्ट लोगों ने इस पर वर्क किया। तो फर्स्ट साइंटिस्ट देखो कि यहाँ पर लुईस पाश्चर। आप लुईस पाश्चर के बारे में जानते होंगे, पाश्चराइजेशन टेक्निक इन्होंने डेवलप किए हैं। तो जो वायरस जो है वायरसेस के बारे में, है ना, वर नेम बाय द लुईस पाश्चर। वायरसेस का जो नेम है, दिस नेम गिवन बाय द लुईस पाश्चर। मतलब जो लुईस पाश्चर हैं इन्होंने जो वायरस का नाम दिया हुआ है, वायरस ये जो नाम दिया हुआ है वो किस बेसिस पे नाम दिया है? वेनम या पॉइजन। मतलब कि इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर हम 2-3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट तीनों साइंटिस्ट ने वायरस को वायरस ये नाम क्यों दिया? सबका जो ओपिनियन था वो डिफरेंट था, या उनकी जो डिस्कवरी थी अबाउट द वायरस उसके हिसाब से उन्होंने उसको नाम दिया। अब लुईस पाश्चर जो है इन्होंने वायरस क्यों बोला है इसको? बिकॉज वायरस का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी, मराठी या संस्कृत में उसको विषाणु बोलते हैं, है ना। विषाणु, यहाँ देखो इससे लिखिएगा, ब्लैक से लिख रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर विषाणु। अब विषाणु का मतलब होता है विष का अणु, है ना। विष मतलब क्या होता है? पॉइजन। तो यहाँ पर देखो कि जो वेनम या पॉइजन, वेनम का मतलब ही होता है पॉइजन। तो जो वायरस है उसके अंदर पूरा पॉइजन है, ये बॉडी के लिए हमेशा हार्मफुल होगा। वायरस कभी भी यूज़फुल नहीं हो सकता बिकॉज ये विष का अणु है, विषाणु है ना। ऐसा किसने बोला था? लुईस पाश्चर ने। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वेनम या पॉइजन वाली जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसने वायरस बोला था, उसको नाम बोला था वायरस। देन उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है एमजे बेजर्निक, है ना। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है एमजे बेजर्निक, तो इन्होंने उसको नाम दिया वायरस। दिस वायरस नेम इज गिवन बाय द एमजे बेजर्निक। अब इन्होंने क्या किया था? उसको वायरस ये नाम किस बेसिस पे दिया था? बिकॉज दे आर पैरासिटिक इन नेचर। क्योंकि वो क्या है, उन्होंने बोला कि ये क्या है? पैरासाइट है ना। पैरासाइट है मतलब विच फीड ऑन अ अदर ऑर्गेनिज्म, बट पैरासाइट मतलब विच फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर ये फीड करता है। पैरासाइट हमेशा क्या होता है? लिविंग के ऊपर फीड करते हैं। तो यहाँ पर जो उसका होस्ट होता है वो लिविंग होता है और ये क्या करता है? होस्ट के ऊपर डेवलप होता है, इसीलिए इसको वायरस बोला था। किसने? एमजे बेजर्निक। ये याद रखना है आपको। डिफरेंट साइंटिस्ट ने वायरस ये नाम दिया, बट उनके किस बेसिस पे उसको ये वायरस ये नाम दिया वो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि क्या बोला है, किस बेसिस पे बोला है। वेनम और पॉइजन के बेसिस पे बोला है तो वो लुईस पाश्चर ने दिया है वायरस ये नाम। और अगर वो पैरासाइटिक जो प्रॉपर्टी है कि विच डेवलप ऑन अदर ऑर्गेनिज्म,
अगर ऐसा है तो वो हो गया वायरस, एंड दिस इज गिवन बाय द एमजे मेजरनिक, है ना। एमजे मेजरनिक ने क्या बोला था कि दे माइग्रेट ऑन अ अगार मीडिया एंड दे शो द इन्फेक्शियस सोलुबल एजेंट, है ना। दे आर एबल टू माइग्रेट इन अ अगार जेल एंड दे आर इन बीइंग अ इन्फेक्शियस सोलुबल एजेंट, और वो क्या हो जाता है, एक इन्फेक्शियस सोलुबल एजेंट हो जाता है ना। और उसी को जो फिल्ट्रेट है उसमें का जो फिल्ट्रेट है, तो एमजे बेजरनिक के हिसाब से उन्होंने क्या बोला है कि दिस फिल्ट्रेट एज कंटेजियम वीवम फ्लूइडियम, है ना। ये उन्होंने बोला कि देखो एक बार फिर मैं बता रही हूँ, एमजे बेजरनिक ने वायरस ये जो नाम दिया है उसके पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, मतलब उसको पैरासाइट ये बोला है, और उन्होंने बोला है कि दे माइग्रेट इन अ अगार मीडिया एंड दे शो द इन्फेक्शियस सोलुबल एजेंट, दे बिहेव लाइक ए इन्फेक्शियस सोलुबल एजेंट, है ना। और उसी को उन्होंने जो फिल्ट्रेट है एज अ कंटेजियम वीवम फ्लूइडियम उसको बोला गया अकॉर्डिंग टू द एमजे बेजरनिक, ठीक है। फिर उसके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, है ना, स्टैनले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया अबाउट द वायरस कि व्हेन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट दे बिहेव लाइक ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दे आर नॉन सेलुलर, दैट्स वाई दे आर बिहेव लाइक ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दे बिहेव लाइक ए पार्टिकल्स, जो नॉन लिविंग पार्टिकल्स की जैसे वो बिहेव करता है। तो इन्होंने वही बताया कि दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल ना। यहाँ पर क्या बोला स्टैनले ने कि दे आर इनर्ट, मतलब वो कैसे हैं, इनर्ट मतलब होता है इनएक्टिव। व्हेन दे आर आउटसाइड द होस्ट, जब वो होस्ट के बाहर है, मतलब बॉडी के बाहर है किसी भी, इट मे बी प्लांट और इट मे बी एनिमल, तो वो अगर उसके बाहर है तो वो कैसे हैं, इनर्ट है। एंड क्रिस्टलाइज, और वो कैसे है, क्रिस्टलाइज है, मतलब पार्टिकल्स के फॉर्म में है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, क्रिस्टल्स शो कर रहे हैं। वहाँ पर वो पॉलीहेड्रल कंडीशन में हो सकते हैं या हेलिकल कंडीशन में हो सकते हैं। तो दे शो द क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और ये जो क्रिस्टल है, मतलब जो वायरस है, जब आउटसाइड द बॉडी वो पार्टिकल के जैसे हैं, तो ये जो क्रिस्टल है, दिस क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब जो प्रोटीन है, एक्चुअली प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है एज अ प्रोटीन कोट, मतलब जो कवर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रफली स्केच करके बता रही हूँ आपको कि दिस इज अ वायरस का ये जो ऊपर का कोट है, दिस इज अ प्रोटीन कोट, ये क्या है, प्रोटीन कोट, ठीक है। एंड दिस प्रोटीन कोट इज नोन एज अ कैप्सिड, उस प्रोटीन कोट का हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। दिस इज अ कवर। आप लोगों ने देखा होगा अभी हमारा जो कोरोना वायरस के पिक्चर्स आप लोगों ने काफ़ी देखे हैं, है ना। तो दिस इज आई एम रफली स्केचिंग हियर। सो ये जो कोट है ना, से यहाँ पर ये वायरस, एंड दिस प्रोटीन कोट इज नोन एज अ कैप्सिड, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द स्मॉल सब यूनिट्स, छोटे छोटे सब यूनिट से बनता है, एंड दैट सब यूनिट्स आर नोन एज अ कैप्सोमियर। हम इसी सब यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है। कैप्सोमियर्स में स्मॉल यूनिट्स, दीज आर द स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। तो जो प्रोटीन का जो कोट है, इसका जो प्रोटीन कोट है, यहाँ पर जो प्रोटीन का कोट है, दिस प्रोटीन कोट इज कॉल्ड द कैप्सिड, एंड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द स्मॉल यूनिट्स, दैट स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज अ कैप्सोमियर्स। अब ये जो प्रोटीन कोट है, ये कहाँ पर है, अराउंड द न्यूक्लिक एसिड, अराउंड द न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बाहर जो है वो प्रोटीन का कोट है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है उसके हिसाब से जो हमारा वायरस है उसके टाइप्स हैं, है ना। वायरस जो होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि वायरसेस कैन बी कॉल्ड वायरसेस व्हेन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी दे आर क्रिस्टलाइन, एंड बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी दे बिहेव लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वायरसेस जो हैं, वायरसेस कैन बी कॉल्ड इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन,
ठीक है। जो वायरसेस को हम इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता है आपको वायरसेस को इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन? क्योंकि अभी हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया कि उसका जो कोट होता है, मतलब जो कैप्सिड होता है, तो वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन कोट से। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है उसके प्रोटीन का जो कोट है उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर न्यूक्लिक मटेरियल होता है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन क्या बन गया? न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये बाहर क्या है? प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना। तो वायरसेस कैन बी कॉल्ड द इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन। तो वायरसेस को हम कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ये एक इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। अब वायरसेस की जो टाइप्स है, नाउ सी द टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस के टाइप भी उसके अंदर के न्यूक्लिक एसिड के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। अब वायरसेस डीएनए वायरस हो सकता है या आरएनए वायरस हो सकता है ना। वायरस के दो टाइप हैं, एक डीएनए वायरस और दूसरा है आरएनए वायरस। अब डीएनए वायरस या आरएनए वायरस जो है, देखो यहाँ पर जो इन्फेक्शियस न्यूक्लियन पार्टिकल्स, अभी थोड़ी देर मैंने बताया था कि वायरस व्हेन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इट इज़ लाइक ए पार्टिकल, तो उसको हम इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स बोलते हैं। अब जो मैंने बताया कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो टाइप का हो सकता है, डीएनए और आरएनए। और बोला है या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए। कभी भी वायरस के अंदर याद रखना कि आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है, डीएनए प्रेजेंट होगा। अब ये डीएनए जो है कि ये वाला जो डीएनए है या तो डबल जो स्टैंड है ना, मतलब डबल स्टैंड डीएनए होगा, या आरएनए अगर है तो आरएनए भी डबल स्टैंड आरएनए, और आरएनए जो है सिंगल स्टैंड है ना, एसएस मतलब सिंगल स्टैंड आरएनए। तो यहाँ पर जो वायरस के टाइप्स हैं वो उसके डीएनए या आरएनए के हिसाब से हैं। अगर उसमें डबल स्टैंड डीएनए है ना, तो उसमें आरएनए नहीं होगा, या तो फिर उसमें आरएनए है तो या तो फिर उसमें डीएस मतलब डबल स्टैंड आरएनए होगा या सिंगल स्टैंड आरएनए होगा। तो अपन उसको उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं कि ये डीएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस है, ये भी आरएनए वायरस में आ गया, है ना। तो ये हो गया उसके वायरस। अब ये चीज़ मैंने अभी जैसे बताया, ये वायरस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए, दोनों कभी भी नहीं प्रेजेंट होंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी जो सेल होती है, हम लिविंग है, हमारी जो सेल होती है इसमें डीएनए एज अ मेन जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारे बॉडी में आरएनए भी है और डीएनए भी है। आरएनए और डीएनए इन दोनों के मिलने से या आरएनए और डीएनए के हेल्प से हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स से हमारी पूरी बॉडी बिल्ड होती है। तो हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए दोनों साथ में वर्क करते हैं, दैट्स वाई वी आर द लिविंग। बट यहाँ पर आइदर डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट, बोथ आर नेवर प्रेजेंट इनसाइड द वायरस। दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो लिविंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो अमाइनो एसिड बनाएगा ना ही अपना डेवलपमेंट कर पाएगा, उसके पास जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन कैसे करता है? व्हेन इट इज़ एंटर इन आवर बॉडी, जब वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है तो सीधा हमारे न्यूक्लियस, हमारे जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस में जाता है। हमारी जो सेल है ना, उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, तो ये सीधा न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में अटैक करने के बाद हमारा जो डीएनए, यहाँ पर डीएनए और आरएनए आपको पता है कि हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए आपको न्यूक्लियस के अंदर भी नज़र आता है और आरएनए बाहर भी नज़र आता है, दैट इज़ इन अ साइटोप्लाज्म। तो जब ये हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है यानी हमारा जो डीएनए है वो उसको यूज़ करता है एज अ मशीनरी, और हमारे जेनेटिक मटेरियल को एज अ मशीनरी यूज़ करके खुद का मल्टीप्लिकेशन करता है। और जब वो खुद मल्टीप्लाई होता है या रिप्रोडक्शन शो करता है, मतलब रिप्रोडक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, जब वो खुद मल्टीप्लाई होता है तब वो इन्फेक्शियस हो जाता है। मतलब तब हमारे एक सेल को तो जिसके अंदर गया वो सेल को तो उसने डैमेज किया, उस सेल का जेनेटिक मटेरियल यूज़ करके उसने अपनी
बहुत सारी कॉपीज़ बना ली, मल्टीप्लाई हो गया और फिर बाकी की सेल को इन्फेक्शन किया उसने। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में धीरे 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 इन्फेक्शन बढ़ते जाता है। अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा कि वो पहले क्या होता है कि हमारे थ्रोट में जाता है ना। हम व्हेन वी इनहेल द इन्फेक्टेड एयर विद द वायरस, तो वो हमारे थ्रोट में जाएगा। हमारे थ्रोट में क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होने लगता है और फिर हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ब्लॉक करने लगता है ना। तो हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स चालू हो जाती, कफिंग शुरू हो जाता है, बिकॉज वो ऑब्स्टेकल लाता है, इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि वो हमारी लंग्स की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया वायरस के टाइप्स के बारे में, है ना। और वो किस टाइप से बॉडी में एंटर होके वो जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। तो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर जो वायरस है अगर किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जैसे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करता है, एनिमल्स की बॉडी में या प्लांट्स को इन्फेक्शन करता है, तो प्लांट पैरासाइट हो सकते हैं, प्लांट वायरस हो सकते हैं, प्लांट के वायरस लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस है ना। वैसे ही बैक्टीरिया को अगर वायरस इन्फेक्ट करे, बैक्टीरिया आपको पता है कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके यूनिसेल्युलर स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया के बॉडी को वो इन्फेक्ट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। आपको याद रखना है कि डायग्राम आती है ड्रॉ करने के लिए बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है ना, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम देखो, आपको यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन, जैसे अभी बताया था कि वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर पॉलीहेड्रल कंडीशन में हमको हेड नज़र आता है जो इट लुक्स लाइक इट इज़ क्रिस्टलाइन। देन वी ऑब्जर्व दिस कॉलर, ये आपको कॉलर नज़र आ रही है ना, नेक लाइक पोर्शन यहाँ पर, और फिर ये कोर है। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर एक हेक्सागोनल शेप में बेस प्लेट नज़र आ रही है, हेक्सागोनल शेप में। एंड यू विल ऑब्जर्व दिस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज़ नोन एज अ टेल फाइबर, है ना, जो वो सेल के अंदर उसको होल्ड करता है। एंड देन उसका जो इसके अंदर अब जिसका जो हेड है क्रिस्टलाइन हेड, इसके अंदर ये क्रिस्टलाइन हेड किससे बना होता है, प्रोटीन कोट से बना होता है, प्रोटीन से। देन इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल, जो भी इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, अंदर उसके हेड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर, सपोज ये बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया है और ये वायरस है ना। तो ये वायरस क्या करता है, पहले अपने जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है, जो टेल फाइबर्स हैं, उससे उसको होल्ड करता है। देन अपना जेनेटिक जो मटेरियल है इसके अंदर पेनिट्रेट करता है और फिर वो उसको बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। तो हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर रहा है तो उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। ऐसे ही जो वायरस होते हैं बहुत सारे प्लांट के डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, वो टोबैको को इन्फेक्शन करने वाला वायरस था। दैन कभी कभी लीफ कर्लिंग, जो प्लांट्स की लीफ है वो कर्ल हो जाती है, कभी येलो हो जाती है ना, तो मोज़ेक फॉर्मेशन मतलब स्पॉट्स आने लगते हैं। तो ये प्लांट पैरासाइट्स में आ गया। कुछ जो पैरासाइट्स होते प्लांट वायरस में के एग्जांपल्स हो गए। कुछ जो आपने सुना होगा फुट एंड माउथ डिसीज़, जो वायरल इन्फेक्शन है इन केस ऑफ काउज एंड बफेलोज को होती है, मतलब एनिमल्स को होती है। ह्यूमन बीइंग को बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, पोलियो वायरस हैं, स्वाइन फ्लू है, आप लोगों ने HIV वायरस सुना होगा जिसके कारण एड्स होता है ना। तो ये एग्जांपल्स है। मम्प्स है, जो मम्प्स बोलते हैं, या स्मॉल पॉक्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे वायरल डिसीजेस हैं। तो वायरस कभी भी यूज़फुल हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये क्या है, पॉइजन से बना हुआ है, पॉइजन है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा वायरस वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको ये एज अ नोट्स काम आएंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरॉइड्स। नाउ सी द नेक्स्ट असेलुलर ऑर्गेनिज्म इज वायरॉइड्स। नाउ वायरॉइड्स क्या है, ये
पोटैटो स्पिंडल जो ट्यूबर डिसीज़ आप लोगों को पता होगा, वॉज फाउंड बाय द जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। देखो इसका जो वायरॉइड्स है ये क्या है, आप लोगों ने नाम सुना होगा डिसीज़ का, पोटैटो और स्पिंडल फाइबर डिसीज़। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने पहला जो असेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा वायरस, द सेकेंड असेलुलर ऑर्गेनिज्म है वायरस, मतलब ये भी असेलुलर है, नॉन सेलुलर बोलो या असेलुलर बोलो। तो यहाँ पर पोटैटो स्पिंडल फाइबर जो डिसीज़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, दिस वायरॉइड्स ना। वायरॉइड क्या है, ये सिंगल स्टैंड आरएनए से बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल स्टैंड आरएनए, है ना। वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ सिंगल स्टैंड आरएनए। एंड यहाँ किसकी स्पेशलिटी क्या है, देर इज़ ए लैक ऑफ प्रोटीन कोड, लैक ऑफ प्रोटीन कोड। आप लोगों को पता है वायरस और वायरॉइड में क्या डिफरेंस है। वायरस में आरएनए जो था या तो सिंगल स्टैंड प्रेजेंट होते थे या डबल स्टैंड, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ सिंगल स्टैंड आरएनए प्रेजेंट होता है। देन लैक ऑफ प्रोटीन कोड, वायरस में क्या था, प्रोटीन कोड प्रेजेंट था, यहाँ पर प्रोटीन कोड अब्सेंट होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरॉइड्स आर स्मॉलर दैन द, किससे छोटे होते हैं, दीज आर द स्मॉलर दैन वायरस, है ना। वायरस के से भी छोटे होते हैं वायरॉइड्स। अब ये जो वायरॉइड्स के बारे में किसने बताया था, T.O. डेनर इन 1971, है ना। T.O. it is first time explained by the T.O. Diner in 1971. Okay, and these are very small in size than the virus, and these infectious RNA strand are called the viroids. मतलब यहाँ पर जो वायरॉइड्स हैं ये सिंगल स्टैंड आरएनए, और ये सिंगल स्टैंड को ही बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई प्रोटीन कोड है ही नहीं, तो ये जो सिंगल स्टैंड है आरएनए का, इसी को अपन क्या बोलेंगे, वायरॉइड्स। ठीक है, देयर इज़ नो एनी, यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ एक स्टैंड है, दिस इज नोन एज अ वायरॉइड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज लाइकेन। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइकेन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लाइकेन। लाइकेन आप लोगों को पता है, इसके पहले भी आपने लोअर क्लासेस में लाइकेन्स पढ़ा है। इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ना, इट शो द सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अब ये सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। इट शो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। 1 मिनट, हाँ, symbiotic association. Ab see what is meant by symbiotic association. There are the two partners, one is a algae and the another one is a fungus. When the two partners get benefited from each other or they depend on each other is known as a symbiotic association. यहाँ पर symbiotic association में देखो, जैसे अभी बताया मैंने, lichen is a association of algae and fungus. तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, यूजेनिया, परमेलिया, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइकेन। अब ये यूजेनिया देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखो इसके, यूजेनिया या परमेलिया, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइकेन। अब यहाँ पर क्या होता है कि अलगी और फंगस दोनों का एसोसिएशन रहता है। तो जनरली क्या होता है कि जो अलगी है ना, मैं एक अब यहाँ पर रफली ड्रॉ कर रही हूँ कि अलगी आपको पता है कि इट इज़ अ ग्रीन इन कलर एंड इट इज़ ऑटोट्रॉपिक इन नेचर एंड जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनाती है। तो यहाँ पर अलगी जो होती है
वो कैसी है, ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेटिक नेचर की होती है एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो यहाँ पर जो अलगी होती है, दिस अलगी जो है वो अलगी मेंबर्स को बोला जाता है फाइकोबायोन्ट। दिस अलगल जो पार्टनर है उसका इज नोन एज अ फाइकोबायोन्ट। और अब क्या होता है, अलगी ऊपर में और फंगस नीचे में। यहाँ पर जो फंगल पार्ट होता है, मतलब फंगस जो होता है इसके एसोसिएशन में, वो यहाँ पर होता है नीचे में, इसके साथ में ऊपर अलगी और नीचे फंगस। दिस इज अ फंगल पार्ट। दिस इज फंगल पार्ट और वी कैन से द फंजाई। ठीक है, तो ये जो फंगल पार्ट होता है, अलगी को हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, और जो उसका जो पार्टनर होता है, मतलब जो फंगस होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि अलगल पार्टनर को क्या बोला जाता है। अलगल पार्टनर इज नोन एज अ फाइकोबायोन्ट। फाइटोन मतलब होता है प्लांट, और अलगी किस में आता है, किंगडम प्लांटी में। माइको का मतलब होता है फंगस, तो फंगल पार्ट को माइकोबायोन्ट बोला जाता है। अब इसमें जो अलगी होती हैं, जो फाइकोबायोन्ट हम जिसको बोल रहे हैं अलगल, तो अलगी जनरली कौन सी होती है, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन अलगी और द ग्रीन अलगी। इसके जो अलगी हैं वो या तो इसमें ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, और इसमें क्या प्रेजेंट होगी, ग्रीन अलगी। ठीक है, अब ब्लू ग्रीन अलगी को ही हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ ब्लू ग्रीन अलगी। तो इसका जो अलगल पार्टनर होगा या तो ब्लू ग्रीन अलगी होगी या ग्रीन अलगी होगी। अब यहाँ पर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे शो करते हैं कि फंगस जो है जो ग्रो होता है एकदम बैरन एरियाज़ में, इसको मराठी में दगड़ फूल भी बोलते हैं, है ना, दगड़ फूल। आपने सुना होगा कि परमेलिया या जो मसाले में यूज़ किया जाता है स्पाइसेस, हिंदी में हम छड़ीला बोलते हैं, है ना, स्पाइसेस, और मराठी में उसको दगड़ फूल बोलते हैं। विच ग्रो ऑन ए रॉक, जो बैरन ज़मीन होती है या रॉक होते हैं उस पर ग्रो हो जाता है ना। तो सपोज़ ये एक रॉक है और ये उसके ऊपर ग्रो हो गया। ठीक है, ये दिस इज़ रॉक और उस पर ग्रो हो गया। तो रॉक में जो क्रैक्स होते हैं, जो सर्वाइसेस होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत जो वाटर प्रेजेंट होता है या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो फंगस का नेचर क्या, हम फंगस के बारे में पढ़े कि दे आर एब्जॉर्ब इन नेचर, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड द मिनरल्स वाटर फ्रॉम द रॉक और द बैरन एरिया एंड दे प्रोवाइड टू द अलगी। और वो किसको प्रोवाइड करते हैं, अलगी को प्रोवाइड करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मिनरल्स एंड वाटर अलगी प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये सनलाइट में क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो यहाँ पर फंगस अलगी को क्या दे रहा है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है, और अलगी उसको बदले में क्या करके दे रही है, फूड दे रही है ना। साथ में फंगस क्या कर रहा है कि जो अलगी है उसको शेल्टर भी दे रहा है, रहने की जगह भी दे रहा है, क्योंकि अलगी जनरली कहाँ ग्रो होती है, वाटर में, एक्वेटिक होती है। बट यहाँ वाटर की कमी है, तो वो क्या कर रही है, फंगस के ऊपर ग्रो हो रही है ना। तो अलगी क्या करती है, फंगस को फूड बना के दे रही है, और बदले में फंगस क्या कर रहा है, उसको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है टू प्रिपेयर द फूड। So this is the example of symbiotic association between the algae and fungus, जो example है lichen. Lichens are known as a pollution indicator. Why? Because generally they are unable to grow in a polluted area. वो जो polluted area है उसमें वो grow नहीं होता है, कि अगर जहाँ पर CO2 का परसेंटेज ज़्यादा है तो वो उस एरिया में ग्रो नहीं होता है ना। मतलब जहाँ पर आपको लाइकेन नज़र नहीं आ रहा है तो वहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, अगर लाइकेन अपसेंट है या लाइकेन ग्रो नहीं हो रहा है, मतलब वो एरिया कैसा है, पॉल्यूटेड है। तो आप देखते हो कि लाइकेन जनरली अभी मैंने बताया कि वो प्लांट की जो बार्क है उस पर ग्रो होता है, और जिस एरिया में
आपको प्लांट के ऊपर ये लाइकेन ग्रो होते ये नज़र नहीं आ रहा है, मतलब उस एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा है। तो आप देखोगे कि रोड के किनारे से अगर बड़े ट्रीज़ है और उस पर लाइकेन अगर नहीं नज़र आ रहा है तो उस एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर व्हीकल्स के कारण ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो उस एरिया में ये लाइकेन ग्रो नहीं होता है, तो इसको हम पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। अब जो लाइकेन है, लाइकेन अभी जैसे मैंने बताया कि ये बार्क पे ग्रो हो सकता है, रॉक पे ग्रो हो सकता है, एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो हो जाता है, तो इवन ये कोल्ड प्लेसेस में जो पोलर रीजन है वहाँ पर भी ग्रो होता है ना, तो वहाँ पर भी हमको लाइकेन नज़र आता है। बट दे आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोगों को जो लाइकेन है इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो आपको वो मैं थोड़ा सा उसके यूजेस के बारे में बता देती हूँ कि यूजेस ऑफ लाइकेन आपको हालांकि बहुत ज़्यादा बुक में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आपको पता होना चाहिए यूजेस ऑफ लाइकेन। अब इसका कमर्शियल यूज़ भी है और इकोनॉमिकल यूज़ भी है, मतलब कमर्शियल यूज़ भी है और इकोसिस्टम में भी हमने भी देखा कि पोल्यूशन इंडिकेटर करके ये हमको हेल्प करता है। अब इसके यूजेस में आपने लिटमस पेपर सुना होगा, है ना, लिटमस पेपर, जो हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, हम जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं एसिड बेस डिटेक्शन के लिए, तो वो लिटमस पेपर भी किससे बनाया जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन को एज अ फूड जो है वो भी कंज्यूम किया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया उसको स्पाइसेस में, मसाले में यूज़ होता है, तो वो एज अ फूड, या जो गाय, जो काऊ है, बफेलो है, इनको एज अ फॉडर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइकेन के जो एज अ फॉडर यूज़ होते हैं। ये जैसे भी बताया है लिटमस पेपर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब इंडिकेटर। कुछ जो यूजेनिक एसिड है, अभी यूजेनिया जो है, आपको मैंने पहला एग्जांपल बताया था, यूजेनिया से यूजेनिक एसिड फॉर्म होता है, बहुत सारे मेडिसिन्स में इसका यूज़ होता है। तो ये जो है लिटमस लाइकेन, ये बहुत सारे जगह में यूज़ होता है ना, एज अ फूड यूज़ हो रहा है, एज अ मेडिसिन यूज़ हो रहा है, इंडिकेटर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, यूजेनिक एसिड बनाने में यूज़ होता है। तो दिस आर द यूजेस ऑफ लाइकेन। यहाँ पर लाइकेन का कमर्शियल, जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल यूज़ भी है और इको सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। सो इन दिस मैनर वी कंप्लीटेड हियर द चैप्टर।